हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने समय का सही जगह यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई या पढ़ाई से रिलेटेड जैसे भर्तियाँ देख रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और पेट एग्ज़ाम, या फिर आपकी यूपीपी कांस्टेबल या वीडियो भर्ती या लेखपाल की भर्ती, तो ये क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 40 क्वेश्चंस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना ना भूलें इसको। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के 40 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो आज के 40 क्वेश्चन होंगे वो सामान्य ज्ञान और संविधान तथा मूल विधि से होंगे। मूल विधि के कुछ क्वेश्चन आपके जो जीके का वीडियो बनाता हूँ उनमें इसीलिए रखता हूँ मैं, क्योंकि जीके में जब मूल विधि पढ़ेंगे तो आने वाली जो यूपीएसआई की भर्ती है, यानी दरोगा की भर्ती, उसके लिए मूल विधि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और संविधान और सामान्य ज्ञान की बात करूँ तो जहाँ तक ये सभी भर्तियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं रीड करता हूँ, आप लोग मुझे इसका जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों, ठीक है। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु की प्रदेश की विशेषता है? ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स का माध्यम मैं इसीलिए आपको बताता हूँ क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके प्रति थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेके कुछ लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप मन लगा के क्वेश्चन वीडियो देखते हैं और जवाब देते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। मैं हर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बताने के लिए आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि मेरे सारे वीडियो अभी तक मैंने आपको जो अपलोड किए हैं आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो शीतकाल में वर्षा, ग्रीष्म काल में निम्न में से किस जलवायु के प्रदेश की विशेषता है? तो दोस्तों, यह जो विशेषता है ये भूमध्य सागरीय की जो है जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। मानसूनी जलवायु प्रदेश में शीतकाल में शुष्क जलवायु होती है, मतलब जो शीतकाल होता है ना उसमें शुष्क जलवायु होती है। शुष्क जलवायु आपको पता ही होगा। भारत में तमिलनाडु में शीतकाल अधिक वर्षा होती है। जो शीतकाल होता है तो वो तमिलनाडु में उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय जो है जलवायु रसदार फलों के लिए बहुत उपयुक्त है। जो रसदार फल होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो भूमध्य सागरीय जगह है उसके लिए जो आपकी जलवायु होती है वहाँ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 क्या कह रहा है? शेख बहाउद्दीन जकारिया किसके संप्रदाय थे? ठीक है, किसके संप्रदाय थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि किसके संप्रदाय के थे, मतलब किस संप्रदाय के थे, ठीक है दोस्तों। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सुराहवर्दी संप्रदाय के जो है ये जकारिया थे। ये कौन से संप्रदाय के थे? तो ये सुराहवर्दी संप्रदाय के थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताता हूँ आपको। जो सूफी शब्द है ये साफा से बना है। किससे बना है? साफा से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या ऊन होता है, ठीक है। सूफी या साफा को ऊन कहते हैं या पवित्र कहते हैं, ठीक है। तो साफा आप पवित्र कह सकते हैं, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीनतम और लोकप्रिय सूफी समुदाय चिश्ती समुदाय है। कौन सा समुदाय है? चिश्ती समुदाय, जो कि सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराना समुदाय है, ठीक है। और चिश्ती संप्रदाय का जो केंद्र है वो आपके राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। कहाँ पे है? अजमेर ज़िले में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। जीवन की मूलभूत इकाई जिसे हम यूनिट कहते हैं वह क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों कि जीवन के जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों, वो होती है आपकी शेल। क्या होती है दोस्तों? शेल होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं।
जिसकी स्पेलिंग CYTO, मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। CYOCYTOLOGY क्या कहते हैं? कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तब हम कोशिका जांच कराते हैं, मतलब साइटोलॉजी जांच कराते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोशिका शब्द का प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले किया था। अब मैं आपको बता दूं कि कोशिकाएं जो होती हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कोशिकाएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी कोशिका होती हैं? तो एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। ठीक है दोस्तों, जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो कोशिका से ही होते हैं। और कोशिका सिद्धांत जो है लागू हुआ था, जब हुआ था आपका सन था 1838। सन 1838 से 39 के बीच में कोशिका सिद्धांत आया था और स्लाइडेन और स्वान ने किया था। किसने किया था? जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बताता हूँ, बहुत ही अच्छी मज़े की बात, कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो कोशिका अगर कभी पूछ ले तो वो जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यानी इसका राइट ऑप्शन सेल होगा, जो कि आपकी यानी कोशिका जो कि आपकी जीवन की मूलभूत इकाई है, क्योंकि आप इसी में से पैदा हुए हैं और यही आपके शरीर में सबसे ज़्यादा है जो आपको चलने फिरने घूमने या फिरने में या फिर सोचने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। ठीक है, जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की उसका ये प्रथम तत्व है। और हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम। ठीक है, इसी तरह आपके जो है सारे तत्व लिखे हुए हैं और ये आपका जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहला तत्व है, याद रखिएगा। और इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, सॉरी इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वह 1 होती है, फर्स्ट यानी 1 होती है, क्योंकि पहले नंबर पे है। तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वह 1 होती है और इसका जो भार होता है वो होता है आपका 1.008 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो वज़न होता है एक हाइड्रोजन का वो होता है 1.008। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक की विन्यास की बात करूं तो वो होता है आपका 1s1। कितना होता है? 1s1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? चलिए रीड करते हैं। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों कि जो गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के दोस्तों बताना है। तो दोस्तों उसको कहते हैं हम लोयस मृदा। क्या कहते हैं? लोयस मृदा कहते हैं। और लोयस जो मृदा का मैदान है वह चीन में है, जो कि चीन के मंगोलिया में है। कहाँ पे है? चीन के मंगोलिया में है यह मैदान। और लोयस का जो मैदान होता है वह हवा द्वारा निर्मित होता है, यानी हवा जो है उसको बनाती है। ठीक है, क्योंकि गर्म रेगिस्तान में उनके चारों ओर धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो कहीं ना कहीं धूल तभी उड़ेगी जब हवा चलेगी। तो हवा से बनने वाला स्थान जो है आपका वो लोयस मृदा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको। ठीक है कि लोयस जो है ये आपका लोयस मैदान जो है चीन में है। कहाँ कह रहा है? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ
किसने विश्वासघात किया था? फटाफट बताइए इसके राइट ऑप्शन कौन सा होगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आपका, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई की भर्ती 2014 तथा यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा ये आपका आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी भर्ती में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन बताता हूँ। प्लासी के युद्ध में सिराजउद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 4 ऑप्शन है, तो इनमें से जो इसका राइट ऑप्शन है किसने विश्वासघात किया था, तो वो थे आपके मीर ज़फ़र ने इनके साथ विश्वासघात किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था आपका 23 जून। कब हुआ था? 23 जून सन 1757। दोस्तों याद रखिएगा ये डेट। प्लासी का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। 23 जून, थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूँ। मीर ज़फ़र जो कि राइट ऑप्शन है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 23 जून सन 1757। सन 1757 में प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया गया था, यानी विश्वासघात किया गया था। और किसने किया था? मीर ज़फ़र ने। ठीक है, अंग्रेज़ों के सेनापति जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, एवं बंगाल के जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। अब इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और जो है नवाब जो है अपने सेनापति, जो इनका सेनापति था मीर ज़फ़र की धोखाधड़ी करने के कारण ये पराजित हो गए थे। मतलब इनको विश्वासघात किया था, इनके साथ धोखाधड़ी की वजह से ये पराजित हो गए थे। अंग्रेज़ों ने जो है मीर ज़फ़र के साथ की गई संधि के शर्तों के अनुसार बंगाल का नवाब जो है मीर ज़फ़र को इनके मरने के बाद बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक रंग क्या है? प्राथमिक रंग क्या है? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि प्राथमिक रंग क्या है। ठीक है, फटाफट बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। प्राथमिक रंग वह रंग होता है जो अन्य के रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें कहते हैं हम प्राथमिक रंग। ठीक है, वो होते हैं आपके प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग जो है आपके, मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी टेलीविज़न होती है, जो टीवी होती है, उसमें जो है प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि लोग अच्छे से देख सकें। ठीक है, पीला, मैजेंडा, पीकॉक, नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि जब दो रंग परस्पर यानी दो रंग आपस में मिलें और श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, प्रिंटर एक प्रिंट डालता है, फिर दूसरा प्रिंट डालता है, तो दोनों का कलर वाइट आने लगता है। स्टार्टिंग में मिक्स होने के बाद वो दूसरा कलर आता है, तो उस रंग को हम क्या कहेंगे? पूरक कलर कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरक कलर। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें का जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो बताना है मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं। फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मनसबदार थे। ठीक है, लेकिन छोटे पदों पर अधिक थे। वो जो मनसबदार थे वो सभी जो है छोटे पदे पर थे। और मुगल वंश के पतन का मूल कारण जागीरदारी संकट था। याद रखिएगा, मुगल वंश का जो मूल कारण था वो जागीरदारी संकट। काल कब से कब तक का था? वो था आपका 16 से 5800 ईस्वी से लेके 1707 तक। ठीक है दोस्तों, 16 से 58 से लेके 1707 तक का इसका शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, और औरंगजेब शाहजहाँ का तीसरा पुत्र था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक क्या नहीं होता, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इस समय का जो मात्रक नहीं है वह है आपका प्रकाश वर्ष। ये समय का मात्रक नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में बता देता हूँ। अगर ये है पूछा होता तो समय का मात्रक हम क्या कहते हैं, सेकंड को कहते हैं। क्या कहते हैं, समय सेकंड को कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष होता क्या है, ठीक है। प्रकाश वर्ष के बारे में बता देता हूँ। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, तो उसका जो कहते हैं लंबाई या फिर कह सकते हैं उसका जो स्पीड होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है। अगर आसमान में बिजली कड़कती है तो पहले आपको बिजली दिखेगी और उसके बाद आपको आवाज़ सुनाई देगी। पहले आपको बिजली दिखेगी, उसके बाद आपको आवाज़ सुनाई देगी, यानी डेसिबल, ठीक है। आवाज़ का यानी जो कहते हैं ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, ठीक है दोस्तों। ध्वनि को हम डेसिबल से मापते हैं। और यहाँ पे फिफ्टी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चलिए देखते हैं, रीड करते हैं। वाराणसी कछुआ वन्य जीव विहार का स्थानांतरण कहाँ किया गया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए हैं, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। हाल ही में किया गया है ये, तो ये हुआ था आपका प्रयागराज में। और ये किसके टाइम पे हुआ, तो ये हुआ है योगी आदित्यनाथ सरकार की, जो है योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में कह सकते हैं हम, जो है वाराणसी कछुआ वन्य जीव विहार का स्थानांतरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 क्या कह रहा है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा कब तक। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है पिंड का भार शून्य नहीं होगा कब। 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों पिंड का भार शून्य नहीं होगा तब जब किसी घर्षणहीन सतह पर हो, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जब हम किसी ढलान पे किसी गोले से बनी या किसी भी पत्थर को हम जब वहाँ से ढनगाएंगे तो वो ढनकते उसका जो एग्जैक्ट वजन होता है वो कहीं एक जगह नहीं होता, क्योंकि वो कंटिन्यू जो है गति करता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट कह सकता हूँ, उनका एक सिद्धांत था कि किसी भी गतिशील वस्तु का या तो हम वेग या तो फिर हम स्थान, दोनों में से एक ही चीज़ एक बार में जो है नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर वह ढनकता रहेगा कंटिन्यू तो हम ये देखेंगे कि वह कितनी स्पीड में 52 क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। 4 ऑप्शन है और ये आपका प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं इसको, मैं ये कह सकता हूँ करंट का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, इसका राइट ऑप्शन बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके यहाँ पे, सही ऑप्शन चुन के बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका पीके जोशी। क्या है, पीके जोशी, प्रोफेसर पीके जोशी भी जिन्हें कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्रोफेसर पीके जोशी, ठीक है, पीके जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है। G7 ये ग्रुप है, एक मंडल है, कह सकते हैं मंडल है, ग्रुप है, जिसमें जो है 7 देश हैं और उसमें से जी देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है या आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके स्क्रीन के सामने, आप फटाफट इसका राइट ऑप्शन चुन के बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों G7 का जो सदस्य नहीं है वह है आपका भारत। क्या है, भारत, यानी हमारा इंडिया जो है
G7 का सदस्य नहीं है, इसी ने बल्कि हमारे इंडिया ने खुद ही नियुक्ति नहीं ली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 के आधार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर रिक्त स्थान है, कब से बन गया है? ठीक है, आपको बताना है कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं। ठीक है, आपको सीधे सीधे डेट बतानी है दोस्तों। ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका 31 अक्टूबर सन 2019। कब का है? 31 अक्टूबर सन 2019, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 55 क्या कह रहा है? चलिए रीड करते हैं 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार धाराओं में विभक्त हो जाती है? यानी 3 बार धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिवसमुखम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो वह कौन सी नदी है? उस नदी का नाम बताना है। 4 नदियों के ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों उस नदी का मैं नाम बता देता हूँ कि वह नदी है आपकी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी है जो कि आपकी श्रीरंगपट्टम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम, कावेरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से गिरती है। कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? तो यह निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी की जो लंबाई होती है वो जो है 800 किलोमीटर होती है। कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत के गंगा इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं आपको बनवा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोग कहीं ना कहीं वीडियो देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इन नोट्सों को कहीं ना कहीं सेपरेट साइड में अलग से लिख के रख लें और इनको इसी क्वेश्चन से जोड़ दें, ताकि जैसे मुझे याद है तो वैसे आपको भी याद होने की दूरी पर होती है। तो जब सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो किस महीने में होती है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन बताना है। फटाफट चुन के बताइए दोस्तों इससे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों वह होता है जनवरी का महीना। किसका महीना होता है? जनवरी का महीना होता है। और मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट डेट जो होती है वो होती है आपकी 3 जनवरी। क्या होती है? 3 जनवरी को जब सूर्य जो है अपना परिक्रमा पूरी करने के लिए पृथ्वी के बगल से निकलता है, तो सूर्य से जो कम से कम दूरी होती है वह होती है आपकी 9.15 करोड़ मील। ठीक है, 15 करोड़ मील की होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन मैंने आपको बताया वह है आपका जनवरी, यानी 3 जुलाई। ठीक है, याद रखिएगा 3 जुलाई। और इसके बाद जो इस टाइम की दूरी होती है वह होती है 9.15, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन के सामने मैं ला के रख देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय जो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत है वह किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। तो फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जिसको अग्रदूत माना गया है तो वह है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया था। तो यह क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इसको स्टार लगा लीजिएगा याद रखने के लिए। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था, किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो
जो है इसका जो शुभारंभ किया था वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया था। और कब किया गया था मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो यह हुआ था आपका सन 1893 में पहली बार जब इसका जो है शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, तब सन 1893 था। ठीक है दोस्तों। और 1895 में जो है इसके बाद 1895 में जो है शिवाजी यह उत्सव मनाते थे। छत्रपति शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी उन्होंने यह उत्सव दोबारा मनाया था। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। ठीक है, तो इसमें का जो राइट ऑप्शन था मैंने आपको बता दिया, वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों किसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो सेल के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं या उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो वो हैं आपके सोमा मंडल। कौन है आपके? सोमा मंडल, जो कि इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुष क्रांति का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और इंद्रधनुष क्रांति का जो अभिप्राय था, यानी जो ये बिलोंग करती थी, ये कृषि के सभी क्षेत्रों से में विकास करने के लिए यह जो है आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए जो है चलाया गया था। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यह कृषि के में विकास के लिए चलाया गया था। और इंद्रधनुषीय क्रांति को MS स्वामीनाथन और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम दिए गए। ठीक है, याद रखिएगा। सदाबहार क्रांति को भी द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 क्या कह रहा है? संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि संसार में माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों बड़ी अच्छी बात है कि हमारा जो देश है बहुत तरक्की कर रहा है, आप सभी को पता होगा, और भारत एक विकसित देश है। ठीक है, तो संसार में जो सबसे ज़्यादा माइका का उत्पादक होता है वो होता है आपका भारत में, यानी आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब माइका को बता दूं, माइका को अभ्रक भी कहते हैं। बहुत बार अभ्रक के बारे में पूछ लिया जाता है। और अभ्रक एक अधातु खनिज है। क्या है? अधातु खनिज है। और माइका के जो है उत्पादन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो है ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य हैं। कौन कौन से? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अभ्रक यहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, उनके बताना है दोस्तों कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। आपको आज ये भी बताऊंगा मैं कि इंद्रधनुष क्यों बन जाता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण जो होता है वो होता है प्रकाश परावर्तन एवं अपरावर्तन। क्या होता है? परावर्तन एवं अपरावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, परावर्तन एवं अपरावर्तन। अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, जब जो है वर्षा बूंदों पर आपतित होने वाली होती है, यानी जब पानी बरसने लगता है और सूर्य की किरणें भी निकलने लगती हैं और उस टाइम पे हवा भी चलती है। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो नेचर इफेक्ट होता है तो वो अपने आप इंद्रधनुष को बना देता है। यानी आपको ऐसा कुछ लगेगा कि जो है इंद्रधनुष यानी उस कलर का दिखेगा थोड़ी देर तक के लिए, कुछ समय के लिए एक सीधी लाइन में या एक तिरछी लाइन में दिखेगा, जो आपको जिसे आप इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल आपके जो है 7 कलर होते हैं, जिसे हम विबग्योर नाम के से जानते हैं। विबग्योर, ठीक है, विबग्योर के नाम से जानते हैं। और विबग्योर के एक जो वी होता है, वी का मतलब वायलेट होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब के नाम से होता है। जैसे बी हो गया ग्रीन हो गया, बी होगा आपका ब्लू हो गया, गी हो गया, जी हो गया ग्रीन हो गया, वाई हो गया येलो हो गया।
तो इसी तरीके से उनमें 7 कलर होते हैं, ठीक है, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? 4 ऑप्शन दिए, आपको राइट ऑप्शन बताना फटाफट इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों जो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह दिया गया था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। इन्होंने अपना सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया आइस हॉकी का राइट ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों यह कारगिल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कारगिल से हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिला से नहीं गुजरता है? आपको पता होगा यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे क्या है, ठीक है, हाईवे है ना यमुना एक्सप्रेसवे, तो यह किस जिला से नहीं गुजरता है? 4 ऑप्शन दिए आपको, राइट ऑप्शन आपको बताना है। पहले आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका बागपत से ये जो है हाईवे नहीं गुजरता है। इसके अलावा आपका ये मथुरा, गौतम नगर, अलीगढ़ से होते हुए गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्या कह रहा है? निम्न ग्रहों को उसके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही लिखिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए इसका राइट ऑप्शन। सही क्रम और वो भी अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही क्रम। तो पहले आपका आएगा शनि, फिर आएगा बृहस्पति, फिर आएगा वरुण और फिर आएगा मंगल। क्या आएगा? पहले आएगा शनि, फिर आएगा आपका बृहस्पति, पहले आएगा शनि, फिर बृहस्पति, फिर आएगा आपका वरुण। क्या आएगा? वरुण और मंगल। मतलब इसी क्रम को उल्टा रख देना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है? तो किस संशोधन में यह कार्य किया गया था, आपको यह बताना है। संविधान का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। यानी आपको एक न एक बार कभी ना कभी आपको जितने भी आर्टिकल हैं प्रेजेंट टाइम में वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप किसी भी भर्ती में बैठते हैं दोस्तों, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। तो जीवाणु में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 1। जो जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 1 होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जीवाणुओं में जो गुणसूत्र 1 इसीलिए होता है क्योंकि अगर 10 या 14 कर दिया जाएगा आदमियों की तरह तो फिर उनकी जो संख्या होती है वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो तो ऊपर वाले का दिया हुआ है, उसमें हम लोग बढ़ा भी तो नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि श्वसन अंग कौन सा है। तो फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका पत्ती। क्या होगा? पत्ती द्वारा जो है जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी श्वास ले सकते हैं। सांस समझते हो ना आप, सांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित हुआ है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सही ऑप्शन बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यह हुआ था आपका सन 1784 में। कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, सन 1784 में यह पारित हुआ था। यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सन 17। हेंस्टिगन फरवरी जिनका पूरा नाम था, वो 1785 में इंग्लैंड पहुंच गए थे और एडमार्क बर्ग द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया, परंतु 1794 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। और यह पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट था, यह जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है बोर्ड और कंट्रोल की स्थापना के लिए लगाया गया था, ठीक है, बोर्ड और कंट्रोल की स्थापना के लिए लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य है। क्या है, तन्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए आपको सही ऑप्शन चुन के बताना। तन्य मतलब आवाज़ देने वाला, क्या कह सकते हैं, आवाज़ देने वाला। अगर यहाँ पे कहता है कि सबसे अधिक कठोर कौन सा पदार्थ होता है तो वह है आपका हीरा। क्या है, हीरा है। लेकिन यहाँ पे तन्य देने वाला क्या दे दिया है, तन्य देने वाला, तो वह है आपका टंगस्टन पदार्थ। क्या है, टंगस्टन, जो कि लोहे की एक प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है। फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो वो थे आपके मैडम ब्लावत्स्की। कौन थी, मैडम ब्लावत्स्की थी इसका सही जवाब, जो कि इसकी संस्थापक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया। जो अंटार्कटिका में प्रथम जो है भारतीय प्रयोगशाला बनी, उसका क्या नाम है, आप लोगों को बताना है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों अंटार्कटिका हमारे दक्षिण में पड़ती है, तो उसको जो नाम दिया गया है भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्लियर दिखना चाहिए आपको। 74 क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक औसत आयु दर्ज की गई है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है। फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो वह है केरल। कौन सा है, केरल है आपका, जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक औसत आयु की दर्ज की गई है। तो वह जो राज्य है वह है आपका केरल, ठीक है दोस्तों, हाल ही में बताया गया है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कौन सा देश है सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। क्या पैदा करता है, टिम्बर पैदा करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन आप फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों कि कौन सा देश है जो सबसे अधिक ज़्यादा टिम्बर पैदा करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA यानी संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका, जो सबसे ज़्यादा टिम्बर पैदा करती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन के बारे में डीपली बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। टिम्बर एक वृक्ष है, ठीक है, टिम्बर एक वृक्ष है, और टिम्बर उस वृक्ष के उस भाग को कहते हैं जो लकड़ी के रूप में काम आता है, यानी तना या शाखा को कह सकते हैं टिम्बर के अंतर्गत, यानी टिम्बर से बनने वाले जो चीज़ होती हैं वो होते हैं इमारती होती हैं। इमारती समझते हैं ना आप लोग, इमारतों होते हैं, या दरवाज़ों के बीच में कांच लगा के जो हम लकड़ी यूज करते हैं वह होती है टिम्बर, ठीक है, और वो सबसे सूखी होती हैं। और सबसे अधिक जो इमारती लकड़ी वो फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी वह की थी गांधी जी ने। किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की थी वह महात्मा गांधी जी ने की थी। टिम्बर वृक्ष के, मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे चला गया। और गांधी जी ने इसकी जो स्थापना की थी वह कब की थी, तो सन 1993 में की थी। कब की थी दोस्तों, सन 1993 में की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना सन 1993 में गांधी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपरिवर्तित होगा वो होगा उसका घनत्व,
क्योंकि जब हम ज़्यादा करेंगे तो वह कम हो जाएगा घनत्व, और मतलब जब हम वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो घनत्व ज़्यादा होगा, जब घटाएंगे तो घनत्व कम होगा, ऑटोमेटिक आयतन में उसमें डिफरेंट आएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है? हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जहाँ से अच्छा जो आपका एक गीत बना हुआ है उसके रचयिता कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों ये जो गाना, ये जो गीत बना था सारे जहाँ से अच्छा, तो यह किसने लिखा था? मैं आपको बताता हूँ। यह लिखा गया था आपका मोहम्मद इकबाल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, और मोहम्मद इकबाल अलग देश पाकिस्तान के प्रतिपादक हैं, अभी मतलब प्रतिपादक थे। ठीक है, जो इसके बारे में है, मोहम्मद इकबाल के बारे में, तो ये जो है पाकिस्तान के प्रतिपादक हुए थे उसके बाद। और मौलाना आज़ाद जो है अब तक के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो अब तक अभी प्रेजेंट टाइम तक के कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 क्या कह रहा है? किस प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान केंद्र सरकारों ने विधायकों को नोटा का विकल्प भी उपलब्ध कराया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सही ऑप्शन आपको चुन के बताना है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन फटाफट मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वह कौन सा राज्य है। तो दोस्तों वह राज्य है आपका गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, जहाँ नोटा का विकल्प भी उपलब्ध कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका 80 बौद्ध तथा जैन धर्मों 80 क्वेश्चन है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्मों पर धर्म विश्वास करते हैं कि, अब यहाँ पे किस, दोनों जो जैन और बौद्ध धर्म है ये किस धर्म पर, मतलब किस बात पर एक साथ दोनों जो है विश्वास करते हैं? 4 ऑप्शन दिया है आपका, आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है, ये दोनों धर्म जो है कर्म तथा पुनर्जन्म को सच मानते हैं। ठीक है, कर्म के पश्चात जो जन्म होते हैं पुनर्जन्म को सत्य मानते हैं, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों बताएं मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जब आप लाइक करते हैं तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूं और इसकी वजह से मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी यूपीएसआई, पेट या एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी या फिर आपकी रेलवे से कोई भी रिलेटेड भर्ती ले लें, या फिर उसके अलावा आपका पेट एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, यहाँ पे टेट एग्ज़ाम की भी बात करूँ तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके अगर फ्रेंड सर्कल या फैमिली में कोई भी तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।